नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र बेरवा उड़ान क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग पिछली क्लास में चर्चा कर रहे थे वर्ण विचार पर। और वर्ण विचार पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे तब हम लोगों ने जाना कि वर्ण जो है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई। और वर्णों को हम लोग जो है वर्गीकृत करते हैं दो रूपों में। यानी वर्णों के प्रकार की अगर बात की जाए तो प्रकार हमारे सामने है स्वर और व्यंजन। स्वर एवं व्यंजन। स्वर तो उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से उठने वाली वायु जो है बिना किसी की बाधा के बाहर निकल जाए, वे स्वर कहलाएंगे। तथा जिनके उच्चारण में फेफड़ों से उठी हुई वायु जो है वो मुख अवयव में या स्वर तंत्रियों द्वारा बाधित होती है, ऐसे वर्ण क्या कहलाएंगे? अपने आप में व्यंजन कहलाएंगे। और व्यंजनों का भी हम लोग वर्गीकरण की बात करें तो व्यंजनों के वर्गीकरण करते हैं हम लोग दो आधारों पर। पहला जो वर्गीकरण देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है साथियों उच्चारण स्थान के आधार पर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर तंत्रियों द्वारा, विभिन्न स्वर तंत्रियों द्वारा अलग अलग जो उच्चारण करते हैं उसके आधार पर हमें जो वर्ण देखने को मिले वो कंठे व्यंजन देखने को मिले, तालव्य देखने को मिले, मूर्धन्य देखने को मिले। इसके अलावा हम लोगों को दंते, ओष्ठे, नासिके व्यंजन वर्ण इस तरह से कुछ प्रकार देखने को मिले। दूसरा जो वर्गीकरण देखने को मिलता है साथियों, वो वर्गीकरण देखने को मिलता है प्रयत्न के आधार पर। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। आइए साथियों, आज हम लोग चर्चा करते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण प्रयत्न के आधार पर। आधार पर वर्गीकरण। प्रयत्न मतलब जब कभी भी, जब भी व्यंजन वर्णों का, व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं अमुक समय मुख द्वारा किया गया प्रयास या प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलते हैं साथियों हमें। तो इसके आधार पे हमारे मुख द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे व्यंजन वर्णों के उच्चारण के दौरान, तब मुख से द्वारा जो प्रयास किए जाएंगे उसके आधार पर किया गया जो वर्गीकरण है वो कहलाएगा प्रयत्न के आधार पे वर्गीकरण। और प्रयत्न के आधार पे वर्गीकरण देखने को मिलते हैं साथियों कितने? दो। आभ्यंतर प्रयत्न, आभ्यंतर प्रयत्न व बाह्यांतर प्रयत्न। आइए साथियों समझते हैं आभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है और बाह्यांतर प्रयत्न क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न कह लें या फिर कह लें यत्न या प्रयास। ऐसे जब कभी भी हम लोग व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान मुख द्वारा प्रारंभिक प्रयास जो किए जाते हैं, प्रारंभिक प्रयास जो किए जाते हैं आभ्यंतर यत्न कहलाते हैं।
कौन कौन से आभ्यंतर यत्न हैं, कौन कौन से प्रयास प्रारंभिक किए जाते हैं। तो सबसे पहले प्रारंभिक या आभ्यंतर प्रयत्न के रूप में हम लोग जानकारी पाते हैं कि कुछ वर्ण जो हैं उन्हें हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन। अब स्पर्शी का मतलब क्या होता है? तो ऐसे कुछ व्यंजन वर्ण या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय श्वास वायु स्वर तंत्रियों को सामान्य स्पर्श करते हुए निकलती है। सामान्य स्पर्श करते हुए निकलती है। ऐसे व्यंजन वर्ण जो हैं वो कहलाते अपने कौन से? स्पर्शी व्यंजन। साथियों इनकी संख्या है 16। कौन कौन से हैं देखते हैं। छ, छ, ज, झ, त, थ, द, ध, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ। ये 16 व्यंजन वर्ण जो है इनका जब कभी भी हम लोग उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान जो है श्वास वायु स्वर तंत्रियों को सामान्य से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, अतः हम लोग इन्हें क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन। दूसरा जो आभ्यंतर यत्न के कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें हम लोग स्पर्श संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी। कौन से स्पर्श संघर्षी होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में स्पर्श के साथ एक संघर्ष महसूस हो। संघर्ष महसूस होता हो। कौन से व्यंजन वर्ण कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो साथियों इनकी संख्या है 4। कौन कौन से? तो च, छ, ज, झ वर्ण। जब कभी भी हम लोग च, छ, ज, झ व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं साथियों तो श्वास वायु जो है स्वर तंत्रियों को सामान्य रूप से स्पर्श तो करती है, साथ ही साथ एक संघर्ष भी महसूस होगा, इसलिए हम लोग इनको नाम देते हैं क्या? स्पर्श संघर्षी व्यंजन वर्ण। इसके अलावा जो है वो होते हैं साथियों नासिक के व्यंजन। नासिक के व्यंजन। और नासिक के व्यंजन की हमें साधारण सी जानकारी है कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। प्रत्येक वर्ग का कौन सा वर्ण साथियों? पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाता है। संख्या 7 जानकारी है साथियों हमें। संख्या इनकी 5। कौन कौन से? तो ग, ये, ण, न और मैं वर्ण।
ये है साथियों हमारे नासिके व्यंजन। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आभ्यंतर यत्न के आधार पर ही वर्ण होते हैं संघर्षहीन। देखिए साथियों, हमारे पास कुछ व्यंजन वर्ण ऐसे भी है जिनका उच्चारण करते समय बिल्कुल भी संघर्ष का आभास नहीं होगा, और ऐसे व्यंजन वर्ण संघर्षहीन यानी कोई संघर्ष या बाधा नहीं होती। कब नहीं होती? तो उच्चारण के दौरान। ऐसे व्यंजन वर्ण कहलाते हैं संघर्षहीन। और हिंदी व्याकरण में संघर्षहीन व्यंजन है दो, ये और वह वर्ण। ये और वह वर्ण ऐसे व्यंजन वर्ण है इनका उच्चारण जब कभी भी किया जाए कोई संघर्ष महसूस नहीं होता, कोई बाधा नहीं आता। यानी जिस प्रकार स्वरों का उच्चारण किया जाता है ठीक उसी प्रकार ये और वह वर्ण जो है इनका उच्चारण करने में भी कोई बाधा महसूस नहीं होगी, कोई संघर्ष नहीं होगा। इसलिए हम लोग इसे अर्धस्वर की भी संज्ञा देते हैं। इनको क्या अर्धस्वर की संज्ञा भी दी जाती है। यानी इन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं? अर्धस्वर भी कह सकते हैं। दो व्यंजन वर्ण ऐसे हैं साथियों जिनके उच्चारण के दौरान जो है वो जिह्वा जो है विशेष रूप से उलटकर पीछे की ओर से आगे की ओर धकेलती है। उनको कहते हैं हम लोग ताड़नजात वर्ण। ताड़नजात कह सकते हैं, द्विस्पष्ट कह सकते हैं, द्विगुण कह सकते हैं। कौन कौन से व्यंजन वर्ण हैं? तो व्यंजन वर्ण है साथियों हमारे पास में दो, ड़ और ढ़। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी जो जिह्वा है, जिह्वा वायु को एक साथ झटके से बाहर की ओर फेंकती है। ऐसे व्यंजन वर्णों को हम लोग कहते हैं साथियों ताड़नजात व्यंजन वर्ण। प्रकंपित वर्ण, प्रकंपित वर्ण हिंदी वर्णमाला के अनुसार ये कहा जा सकता है कि ऐसा व्यंजन वर्ण, ऐसा व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिसका उच्चारण करते समय मुख विवर में, मुख विवर में एक कंपन कह ले या दरदराहट, एक कंपन या दरदराहट का आभास होता हो, आभास होता हो, ऐसा व्यंजन वर्ण क्या कहलाएगा? प्रकंपित। ये प्रकंपित व्यंजन वर्ण है, इसी को हम लोग लुंठित भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लुंठित वर्ण भी। और लुंठित इसलिए कहा जाएगा क्योंकि उच्चारण के दौरान जो है जिह्वा में कंपन तो महसूस हो गई, साथ ही क्या होता है? श्वास वायु जिह्वा को टकराकर अगल बगल से अगल बगल से लुढ़कती हुई बाहर निकलती है, लुढ़कती हुई बाहर निकलती। अतः कौन सा वर्ण कहलाएगा? प्रकंपित कह ले या फिर लुंठित वर्ण। और वर्ण है साथियों एक, कौन सा है? तो
रे वर्ण। इसके बाद में अगर बात की जाए साथियों, तो एक ऐसा व्यंजन भी है जिसे हम लोग पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन ऐसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारी जीवा जो है वो ऊपर की ओर उलट जाती है, और उलटने के कारण जो है हवा साइड से या बगल से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है। ऐसा व्यंजन वर्ण कहलाता है पार्श्विक वर्ण। इसके उच्चारण के दौरान श्वास वायु जिह्वा से टकराकर बगल से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है, अतः पार्श्विक व्यंजन कहलाएगा। और एक ही वर्ण है साथियों, लय वर्ण। कौन सा है? लय व्यंजन वर्ण। ये है साथियों हमारा आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर। आभ्यंतर यत्न के आधार पर हम लोगों ने व्यंजनों का वर्गीकरण देखा। सबसे पहले स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16, और ऐसे कोई भी व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो है हमारी श्वास वायु स्वर तंत्रियों को साधारणतः स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाए, ऐसे व्यंजन वर्ण कहलाएंगे कौन से? स्पर्शी व्यंजन वर्ण। दूसरा जो वर्गीकरण देखा वो देखा हम लोगों ने साथियों स्पर्श संघर्षी। इनकी संख्या 4 बताई गई, और ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो है श्वास वायु निकलेगी लेकिन स्पर्श करने के साथ साथ एक संघर्ष भी महसूस होगा, अतः क्या कहलाएंगे? स्पर्श संघर्षी। दो व्यंजन वर्ण ऐसे हैं जिनको हम लोग ताड़नजात, द्विस्पष्ट या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, और इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण जब भी किया जाएगा हमारी जो श्वास वायु है वो जिह्वा से टकराएगी, और जिह्वा जो है उसको एक धमाके के साथ, एक विस्फोट के साथ बाहर की ओर फेंकती है, अतः अपने आप में ताड़नजात व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। इनकी विशेषता यह है कि इन व्यंजन वर्णों को लेकर प्रारंभिक कोई भी वर्ण लेते हुए इनका कोई शब्दावली नहीं बनती है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा साथियों नासिकीय व्यंजन, और नासिकीय व्यंजन वे वर्ण होते हैं कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो है वो अपने आप में नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। अर्ध स्वर जिनको हम लोग कहते हैं, जिनकी प्रकृति स्वरों की भांति है, ये और वे वर्ण, उनको हम लोग नाम देते हैं संघर्षहीन, क्योंकि इनका जब कभी भी उच्चारण किया जाएगा साथियों तो उच्चारण के दौरान जो है इसमें बिल्कुल भी संघर्ष का आभास नहीं होगा। जिस तरह से इन स्वरों का हम लोग उच्चारण करते हैं बिना किसी बाधा के, ठीक उसी प्रकार से इनका भी उच्चारण किया जा सकता है, अतः इनको कह देते हैं हम लोग क्या? संघर्षहीन व्यंजन वर्ण। इसके बाद में अगर हम बात करें तो हम लोगों ने देखा सर साथियों प्रकंपित व्यंजन वर्ण, तो ऐसे कोई भी व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो है हमारे मुख में एक दरदराहट, एक कंपन सा महसूस होगा, अपने आप में प्रकंपित व्यंजन वर्ण कहलाएगा। दूसरा नाम इसका लुंठित व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, हवा जो है अगल बगल से बहती हुई निकलती है। तीसरा जो व्यंजन इसके बाद में जो वर्गीकरण देखा वो देखा साथियों हम लोगों ने पार्श्विक व्यंजन वर्ण, और पार्श्विक व्यंजन वर्ण होता है एक ही वर्ण है लय वर्ण, और लय वर्ण का जब भी हम लोग उच्चारण करेंगे हमारी जो जिह्वा है वो पीछे की ओर पलट जाती है, और हवा जो है वो स्पर्श करते हुए बगल से बाहर निकल जाती है, पार्श्विक व्यंजन वर्ण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं साथियों व्यंजनों का दूसरा वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण दूसरा देखते रहते हम लोग किसके आधार? प्रयत्न के आधार पे, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। देखिए साथियों बाह्यंतर प्रयत्न क्या होता है? जब कभी भी हम लोग व्यंजनों का उच्चारण करते हैं, व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख द्वारा
बाद में किया गया प्रयत्न, बाद में किया गया प्रयत्न बाह्यांतर प्रयत्न कहलाता है। और बाह्यांतर प्रयत्न जो है इसके भी वर्गीकरण देखने को मिलते हैं साथियों। तो पहला है श्वास, या कह दे प्राणवायु, प्राणवायु के आधार पर। और दूसरा वर्गीकरण देखने को मिलता है नाद कह दे, या कह दे कंपन के आधार पर। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। नाद क्या होता है और प्राणवायु क्या होती है, इसके आधार पर वर्गीकरण देखते हैं। सबसे पहला वर्गीकरण देखेंगे किसके आधार पे, प्राणवायु के आधार पर। जब भी व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है, उस समय प्राणवायु की मात्रा कितनी मात्रा में प्रयुक्त होती है, इसके आधार पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अल्प प्राण व महाप्राण में। देखिए साथियों, अल्प प्राण क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। यानी हम लोग जब कभी भी व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान जितनी श्वास वायु की मात्रा प्रयुक्त होगी, चाहे कम मात्रा प्रयुक्त होगी तो अल्प प्राण, और जिनमें अधिक मात्रा प्रयुक्त होगी उन्हें महाप्राण कहेंगे। देखते हैं अल्प प्राण कौन कौन से हैं और महाप्राण। अल्प प्राण, इन व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय प्राणवायु अल्प या कम मात्रा में प्रयुक्त होती है। अतः क्या कहलाएंगे, अल्प प्राणवर्ण। और अल्प प्राणवर्ण व्यंजन वर्ण अपने पास में है प्रथम वर्ण प्रत्येक वर्ग का, तृतीय वर्ण, तृतीय वर्ण, पंचम वर्ण व अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, व्यंजन वर्ण तो कौन कौन से हो गए, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, जैसे क, ग और ग वर्ण। ठीक, च, ज, ये वर्ण, ट, ड, ण वर्ण, त,
त और न वर्ण, प, भ और मैं वर्ण। इसके साथ साथ कौन कौन से, तो ये, रे, और व व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्णों की अगर संख्या पूछ ली जाए साथियों तो व्यंजन वर्णों की संख्या होगी अपनी 19। इसके साथ साथ और कौन से वर्ण आते हैं, तो स्वरों की भी अगर बात की जाए तो अंतस्थ व्यंजनों के साथ में सभी स्वर जो है, सभी स्वर ये भी किस में आते हैं, अल्प प्राण व्यंजन वर्णों में। तो 19 + 11 अगर कुल वर्णों में से पूछ लिया जाए साथियों कि कुल वर्णों में से अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या हो जाती है साथियों कितनी, 30। ये तो हो गए अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। अगर याद करने में किसी प्रकार की बाधा रहे तो ट्रिक भी है साथियों कि 1, 3, 5, 11 में लव हो रहा है। क्या है साथियों, 1, 3, 5 11 में लव हो रहा है। और हम लोग जानते हैं कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण जो है ये लगभग जो है अंतस्थ व्यंजन वर्णों की प्रकृति जिनमें से ये और वे को हम लोग आभ्यंतर यत्न देखते हैं तब हमें जानकारी होती है कि इनकी प्रकृति कैसी है, स्वरों की भांति है। ठीक जैसे स्वर है वैसे ही ये व्यंजन वर्ण है। तो जहां कहीं भी अंतस्थ व्यंजन होंगे वहीं क्या होंगे, सदैव स्वर होंगे। ठीक है साथियों, तो ये लव यानी 1, 3, 5 11 में लव हो रहा है प्लस सभी स्वर, ये हो गए साथियों अपने किसमें, अल्प प्राण व्यंजन वर्णों में। अब बात कर लेते हैं महाप्राण की। महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं साथियों, सबसे पहले तो डेफिनेशन की अगर बात करें, परिभाषा, तो इनके उच्चारण के दौरान, इनके उच्चारण के दौरान प्राणवायु अधिक मात्रा में प्रयुक्त होती है, अधिक मात्रा में प्रयुक्त होती है, अतः क्या कहलाएंगे, महाप्राण। महाप्राण वर्ण कौन कौन से हैं साथियों, तो महाप्राण वर्ण है अपने पास में दूसरा, द्वितीय वर्ण, चतुर्थ वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का द्वितीय और चतुर्थ वर्ण के साथ साथ उष्मीय व्यंजन। देखो साथियों कौन कौन से हैं, तो थ और थ, छ और छ, थ और ढ, थ और ढ, फ और भ वर्ण। दूसरा और चौथा उष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं, तो श, श, श और ह वर्ण। इनकी संख्या की अगर बात की जाए तो कुल संख्या होगी साथियों इनकी 14। ठीक है, जैसे 1, 3, 5 11 में लव हो रहा है वो आ गए अल्प प्राण में, तो बाकी जो बचे शेष वो किस में चले जाएंगे, महाप्राण में। और ये जो वर्गीकरण देख रहे हैं साथियों हम लोग देख रहे हैं प्राणवायु के आधार पर। दूसरा जो वर्गीकरण देखते हैं हम लोग वायंत्र प्रयत्न में, वो देखने को मिलता है हमें साथियों नाद के आधार पर। नाद कह दे या कह दे क्या, कंपन के आधार पर। देखिए साथियों इनमें क्या होता है, तो व्यंजन वर्णों का,
व्यंजन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में उत्पन्न होने वाले कंपन के आधार पर वर्गीकरण देखने को मिलता है कितना साथियों? 2। अघोष और सघोष व्यंजन। कौन कौन से वर्ण साथियों? अघोष और सघोष। अब देखते हैं अघोष क्या होता है और सघोष क्या होता है। अघोष वर्ण, देखो भाई साथियों, अघोष वर्णों की बात की जाए तो इनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में नाममात्र का कंपन महसूस होता है, या कंपन नहीं महसूस होता, ये भी कह सकते हैं, कंपन महसूस होता है। अतः क्या कहलाएगा अपने आप में? अघोष वर्ण। और अघोष वर्ण जो है वो साथियों अपने पास में कौन कौन से हैं? तो अघोष वर्णों में हम कह सकते हैं प्रथम व द्वितीय वर्ण। द्वितीय वर्ण, देखो भाई, पहला और दूसरा वर्ण यानी क ख, कौन कौन सा? क ख च छ त थ त थ प फ। इसके अलावा कौन से आते हैं? तो पहले दूसरे के अलावा तीनों शकार। कौन कौन से आ गए? तो छ और छ वर्ण। कुल वर्णों की अगर संख्या पूछ ली जाए, यानी पहला दूसरा छ और श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंते श, तीनों श। कुल वर्णों की अगर संख्या पूछ ली जाए भाई, अघोष व्यंजन वर्ण कितने हैं? तो कुल वर्ण है अपने पास में साथियों 13। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सघोष व्यंजन वर्ण। सघोष वर्ण कौन कौन से? तो सघोष वर्ण साथियों, इनके उच्चारण के दौरान क्या होगा? उच्चारण के दौरान स्वर तंत्रियों में एक कंपन महसूस होगा। कंपन को हम लोग क्या कह सकते हैं? नाद भी कह सकते हैं। नाद महसूस होता है, अतः ये क्या कहलाएंगे? सघोष व्यंजन वर्ण। और सघोष व्यंजन वर्ण है कौन कौन से अपने पास में साथियों? तो अपने पास में है तीसरा, चौथा और पांचवा, तृतीय, चतुर्थ व पंचम वर्ण। इसके अलावा कौन सा है? तो इसमें आ जाते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। एक वर्ण हम लोगों ने पीछे छोड़ा है, वहां कि पहला दूसरा रखा अघोष में और तीनों से आ गए, तो एक वर्ण कौन सा आ गया? है वर्ण भी यहीं पे। मैंने कहा था साथियों कि जहां कहीं भी अंतस्थ व्यंजन होंगे वहीं हमेशा क्या होंगे? स्वर। तो सभी स्वर भी किस में आ जाएंगे? सघोष व्यंजन। सभी स्वर देखिए कौन कौन से हैं?
गे, ठे, ग के बाद में जे, छे, ये, ते, थे, ण, ते, थे, न, पे, फे और मेवण के अलावा अंतस्थ में ये, रे, ले और वेवर्ण के साथ कौन सा एक और आ गया है वर्ण। साथ ही साथ कौन से सभी स्वर ए, आ, ई, ऊ, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ वर्ण। ठीक है साथियों, अगर व्यंजन वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है 20, क्योंकि 15 तो ये, 4 ये रेलवे अंतस्थ और है वर्ण, 20 तो ये और 11 कौन से स्वर, ये तो व्यंजनों की संख्या होगी और स्वरों की संख्या होगी कितनी 11। अगर कुल सघोष वर्ण पूछ लिए जाए तो कुल की संख्या होगी साथियों कितनी 31, और ये हो गया वर्गीकरण किसके आधार पे नादिया कंपन के आधार पर। और ये वर्गीकरण हम लोग देख रहे हैं साथियों किनमें व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण। और व्यंजनों को हम लोग सबसे पहले वर्गीकृत करते हैं दो रूपों में, उच्चारण स्थान के आधार पे, दूसरा प्रयत्न के आधार पे। और प्रयत्न के आधार पे हम लोग वर्गीकरण देखते हैं साथियों दो रूपों में, आभ्यंतर व बाह्यंतर प्रयत्न। आभ्यंतर प्रयत्न में हम लोगों ने पहले देखे स्पर्शी व्यंजन है, स्पर्श संघर्षी है, संघर्षहीन है। उसके बाद हम लोग देख रहे थे बाह्यंतर प्रयत्न के आधार पे, और बाह्यंतर प्रयत्न के आधार पे वर्गीकरण से देखने को मिलते हैं साथियों दो रूपों में। पहला जो वर्गीकरण देखा हम लोगों ने वो देखा प्राणवायु के आधार पे, श्वास की मात्रा के आधार पे, और दूसरा देखा हम लोगों ने कंपन या नाद के आधार पे। यहां से हमें साथियों दो चीजें देखने को मिलती है कि हम लोगों ने प्राणवायु के आधार पे जब वर्गीकरण देखा, प्राणवायु के आधार पर, तब हम लोगों ने देखा कि स्वर जो है वो आते हैं किन में, एक तो अल्प प्राण में, साथ ही साथ अगर देखते हैं नाद के आधार पे तब हमें जानकारी मिलती है कि नाद के आधार पे हम लोग जब वर्गीकरण देखते हैं तो स्वर देखने को मिलते हैं किसमें, सघोष में। अतः ये कहा जा सकता है कि सभी स्वर जो हैं सभी स्वर अल्प प्राण में आते हैं पहले तो, और फिर बाद में किस में आते हैं, सघोष में। अल्प प्राण व सघोष होते हैं। ठीक है साथियों, अब बात कर लेते हैं हम लोग वर्णमाला की, कि हिंदी व्याकरण की वर्णमाला के अनुसार हमारे पास स्वर तो कितने हैं, व्यंजन कितने हैं, इनका कर्म क्या होता है, इनको अगर वर्णमाला में हम लोग सही रूप में रखते हैं तो किसका स्थान किसके बाद आता है, किसके पहले आता है। ठीक है साथियों, देखिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए वर्णमाला के अनुसार, तो वर्णमाला के अनुसार जो स्वर हैं, स्वरों में हम लोग सबसे पहले ए, आ, ई, ऊ, री वर्ण, ये सीक्वेंस इसी तरह से रहेगा क्रम, ए, आई, ओ और औ वर्ण। ये हो गए साथियों अपने पास में 11 मूल स्वर, मूल स्वर। इनकी अगर बात की जाए, जैसे ए वर्ण में भी सबसे पहले रखा जाएगा, तो पहले रखा जाएगा अनुस्वार, फिर कुछ इस प्रकार इस तरह से, और सबसे अंत में। ठीक है साथियों, ठीक इसी प्रकार से सारे स्वर इसी तरह से रखे जाएंगे। कि अगर बात की जाए व्यंजन वर्णों की, तो व्यंजन वर्णों में देखने को मिलता है जैसे के बाद में देखने को मिलता है क्षय वर्ण, खे, गे, भे,
ग, चे, छे, जे, ये वर्ण, छे, ये के बाद में टे, थे, 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 ण, ते, त्रे, थे, ते, थे और नेवण, पे, 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 पे और मेवण। ठीक, इसी तरह से ये, रे, रे, वे, से, 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 हेवण। ये तो है साथियों अपने मूल व्यंजन। और मूल व्यंजनों में देखते हैं हम लोग कितनी संख्या इनकी, 33। जबकि हम लोगों ने ये 4 वर्ण देखे, क्ष, ये, त्रे और श्रवण, इनको कहते हैं हम लोग संयुक्त व्यंजन। ठीक है साथियों। हिंदी निदेशालय 1962 के अनुसार, हिंदी निदेशालय 1960 के अनुसार कह दे, या हिंदी की मानद लिपि, देवनागरी के अनुसार जो है वो कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या है थी सर 52। कौन कौन से, तो देखते हैं साथियों। 11 तो अपने मूल स्वर, या इस तरह से लिखते हुए चलते हैं, देखिए 11 ये तो हो गए मूल स्वर, 2 हो गए अयोगवाह, 33 हो गए मूल व्यंजन, मूल व्यंजन, 4 हो गए संयुक्त व्यंजन वर्ण, संयुक्त व्यंजन वर्ण, 2 है साथियों ताड़न जात, ताड़न जात, ये तो मूल अयोग हुआ, संयुक्त और ताड़न जात, इनकी टोटल संख्या होगी साथियों 52। अतः ये कहा जा सकता है कि मूल वर्णों की संख्या, कुल व्यंजन वर्णों की या कुल वर्णों की संख्या पूछ ली जाए तो कुल वर्णों की संख्या होगी 52। मूल स्वरों की संख्या पूछ ली जाए साथियों तो मूल स्वरों की संख्या होगी अपने 11, और मूल व्यंजनों की संख्या पूछ ली जाए तो साथियों होगी इनकी संख्या 33। टोटल देखने को मिलते हैं अपने कितने, 52। अभी वर्तमान में एक परिवर्तन किया गया है, और वर्तमान में परिवर्तन करते हुए एक और वर्ण को ऐड किया गया है, एक और वर्ण को जोड़ा गया है। तो जो वर्ण जोड़ा गया है वो ऐसे एक शब्द आता है जैसे बादड़ी, इसमें जो दिखाई दे रहा है हृदय वर्ण, इसको मराठी भाषा के प्रयोग से, गुजराती भाषा, राजस्थानी भाषा के विशेष प्रयोग होने के कारण एक नवीनतम वर्ण के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। अतः वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या होगी साथियों 53। ठीक है साथियों। इसके अलावा अगर हम बात करें इस विषय, इस टॉपिक में जो प्रश्न बनते हैं वो देखने को मिलते हैं कभी कभार वर्ण विच्छेद करते हुए कि किन शब्दों का क्रम सबसे पहले आएगा, किन का बाद में आएगा। तो इस हिसाब से एक और चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए कि रेफ का प्रयोग कैसे किया जाता है। रेफ का प्रयोग साधारणतः कह सकते हैं कि रे वर्ण जो है इसका प्रयोग किस किस तरह से देखने को मिलता है। देखो साथियों, हमें रे वर्ण जो है वो अलग अलग तरह से देखने को मिलता है। जैसे एक शब्द है क्रम, इसमें रे जो है खड़ी पाई के रूप में नीचे दिखाई दे रहा है। एक शब्द दिखाई देता है कर्म, कुछ इस तरह से,
इसमें रे वर्ण दिखाई दे रहा है, ऊपर एक वर्ण दिखाई देता है जैसे ट्रक। तीनों में रे अलग अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन किस में पूरा है किस में अधूरा है। उसके नियमावली ये कहती है, रेप का प्रयोग ये कहता है कि जहां कहीं भी खड़ी पाई के रूप में लगा हुआ रहे, ये खड़ी पाई के रूप में लगा हुआ रूप, ये अपने सदैव क्या होता है, पूरा होता है। खड़ी पाई के रूप में लगा रे पूरा होता है, पूरा होता है। जैसे अगर इसका वर्ण विच्छेद किया जाए साथियों, तो वर्ण विच्छेद इस तरह से किया जाएगा कि क धन रे धन ए धन में धन ए। इसमें क क्या है, अधूरा है, इसमें स्वर वर्ण नहीं है, जबकि स्वर वर्ण किस में है, रे वर्ण के साथ में। ठीक है साथियों। उसके बाद में अगर बात की जाए कर्म में, तो कर्म में जो रे लगा हुआ है ये क्या होता है, सदैव अधूरा होता है। तो इसका भी नियम ये कहता है कि ऊपर लगा हुआ रे, ऊपर लगा हुआ रे ये सदैव क्या होगा, अधूरा होगा। अधूरा मतलब स्वर रहित होगा, जबकि पहले जो पूरा यानी स्वर सहित था। देखिए साथियों, वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। वर्ण विच्छेद करते हैं तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, क धन ए धन रे धन में धन ए, यानी यहां पर रे वर्ण जो है वो स्वर से रहित है, स्वर के सहित क्या है, मैं वर्ण है। तीसरा जो रे दिखाई दे रहा है ट्रक में, तो ट्रक में यानी नीचे रे लगा हुआ है, तो नियम ये कहता है, रेप का नियम, कि घुंडीदार जो वर्ण है, घुंडीदार वर्णों के नीचे लगा रे क्या होता है, सदैव पूरा होता है, सदैव पूरा होगा। पूरा मतलब स्वर सहित होगा। इसका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं साथियों, तो ए धन रे धन ए धन क धन ए होगा। इसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि रे के साथ में क्या दिखाई दे रहा है, हमें स्वर दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना, धन्यवाद। बाकी देखते हैं अगली क्लास में। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे साथियों। धन्यवाद।